तो ये बीमारी है जो हाइपोग्लाइसीमिया, मैं पढ़ा रहा था हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिया? जिसमें रक्त में शर्करा की मात्रा, यानी कि शर्करा की मात्रा कम हो जाए या शर्कराहीनता हो जाए, इसी को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट हम अपनी पैथी में कैसे करेंगे? तो अपनी पैथी में ट्रीटमेंट करने के लिए पहले तो मरीज हमारे पास आया है तो लक्षण लेके आया है, तो सिम्टोमेटिक रेमेडी यानी कि लक्षण की दवाई। तो लक्षण जाने में तो एक्यूट कंडीशन में क्या हो जाएगा रोगी? किस एकदम से कमजोर हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, एकदम से पसीना चलने लगेगा, जहां है बैठ जाएगा या बेहोश हो सकता है, ऐसी कंडीशन उसको हो सकती है। उसके बाद मिचली, उल्टी, बमन जैसी भी कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। तो ये सब एक्यूट कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वही क्रॉनिक कंडीशन में चला जाए, मान लो क्रॉनिक हो जाए, धीरे धीरे मान लो हमेशा ऐसा होने लगे उसको, तो एकदम से उसको कमजोर होता जाएगा, दुर्बलता आ जाएगी। दुर्बल होना, कमजोर होना, दुर्बल हो जाएगा। आगे चल के क्या होगा कि चिड़चिड़ापन, स्मरण शक्ति चली जाती है, मिर्गी की कंडीशन आ जाती है, और दृष्टि में कमजोरी आने लगती है, डिप्लोपिया होने लगता है, यानी कि आंखों से दिखाई भी देना कम हो जाता है। इसको डिप्लोपिया क्रॉनिक कंडीशन में। तो दो तरह के सिम्टम्स में आपके पास आता है, और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, पेट में पीड़ा होना या चिंता, भय, ये सब भी लक्षण इसमें आ जाएंगे। चिंता, भय, जब हमेशा से वो हाइपोग्लाइसीमिक होगा तो हमेशा से क्रॉनिक कंडीशन में ऐसी अवस्था हमें देखने को मिलती है। लेकिन एक्यूट होता है तो ऐसा होता है। अब आते हैं कि कारण पे, आ रहा है समझ में? कॉज, कारण पे, जहां पे हम प्रिंसिपल रेमेडी लिखते हैं किसी भी रोगी का, उसके कारण का इलाज करते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? तो दो तरह के कारण हमने हमेशा बताए, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसमें जो है मेन चीज क्या होता है कि इंसुलिन का बढ़ जाना। मान लो इंसुलिन बढ़ जाए, किसी तरीके से अनियमित हो जाए, इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए। जैसे कई लोग मान लो ओवरडोज इंसुलिन ले लेते हैं, आ रहा है समझ में? कई लोग दवाई को अनियमित कर देते हैं, मान लो कि डबल गोली कोई खा लिया, जो गोली ले रहे हैं, ये कोई तरह की अनियमितता जो है इंसुलिन या किसी औषधि से, आ रहा है समझ में? ये इसके पीछे कारण एक होता है। उसके बाद मान लो इंसुलिन, एक्सेस इंसुलिन इंटेक और एक्सेस मेडिसिन, ओवरडोज हो जाए मेडिसिन का किसी, तो ऐसे कंडीशन में लोगों का हो जाता है। उसके बाद ऐसे कंडीशन में हमें देखने को मिलता है ऐसे कंडीशन में रोगियों को हमें देखने में मिलता है जिनमें कि ओवरडोज चीज़ों की हो जाती है, और इस तरह के रोगियों को हमें देखने को मिलता है कि इस तरह के रोगी जो है समझ में आते हैं कि, और दूसरा कि
दूसरा ये होता है कि अचानक मान लो खाली पेट परिश्रम करना। खाली पेट मान लो क्या हो जाए, खाली पेट परिश्रम कोई कर रहा हो, मान लो भोजन न किया हो और ज़्यादा मात्रा में परिश्रम कर रहा हो, तो उसके पीछे ये कारण है कि खाली पेट परिश्रम करना। खाली पेट मान लो परिश्रम करना, खाली पेट की अवस्था में कोई कर रहा हो ऐसा। उसके बाद मधुमेह कोई रोगी हो और आवश्यकता से अधिक, जैसा मैंने अभी बताया कि इंसुलिन ले ले, आवश्यकता से अधिक इंसुलिन लेना और विलोम से भोजन ले रहा हो, मान लो इंसुलिन लिया और लेट से भोजन ले रहा हो, तो इस अवस्था में हो जाता है। या जो पैंक्रियाटिक सेल है उसमें कोई ट्यूमर हो जाए, या पिट्यूटरी ग्रंथ में अंतःस्राव की कमी हो जाती है, इंटीरियर पिट्यूटरी में अंतःस्राव की कमी हो जाती है, ये भी एक कारण है इसके पीछे। तो आपको कारण में ये समझ में आया कि पहली चीज कि इंसुलिन और द मेडिसिन, कोई ऐसी दवा जिसके कारण से ऐसी हो सकती है, या बहुत परिश्रम कर रहा हो और उस परिणाम में उसके पास भोजन पानी या कोई ऐसी चीजें ना हो। तो दो ऐसी कंडीशन जो है मुख्य रूप से देखने को मिल रही है। उसके बाद ऑर्गेनिक, तो जो आंतरिक कारण है ये तो मान लो एक्सटर्नल कारण हो गया जो पहले मैंने बताया, और आंतरिक कारण क्या हो गया आपका कि पैंक्रियाज पे कोई ट्यूमर, गांठ बन जाए, ट्यूमर आबुड़, और हार्मोन में गड़बड़ी, पिट्यूटरी में अंतःस्राव की कमी हो जाए। तो ये सब सामान्य कारण है इसके पीछे जो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। उसके बाद से चूंकि ये रोगी जो होता है कई बार अनियमित मेडिसिन का सेवन करने लगता है, यानी कि कभी लिया कभी नहीं लिया, कभी लिया कभी नहीं लिया, उस प्रतिक्रिया में भी, या अधिक मात्रा में इंसुलिन ले लिया, तो उनसे ये सब चीजें, स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। आ गया समझ में? तो आपका यहाँ पे ये एक्सटर्नल कारण है, और इंटरनल जो है पैंक्रियाज और पिट्यूटरी सिक्रीशन, पैंक्रियाटिक ट्यूमर आबुर्द कोई हो जाए, तो ये चीजें होती हैं। अब ऑर्गन्स क्या इसमें आप देखेंगे, अंग, ठीक, सबसे महत्वपूर्ण होता है अंग, कि अंग इसमें आपको क्या लगता है। तो अंग होता है इसमें क्या, आपका ब्लड, पहला अंग भाई महत्वपूर्ण रूप से आपके ब्लड एक अंग हो जाएगा कि रक्त में शर्करा की कमी हो गई, इसलिए ब्लड जो है महत्वपूर्ण होता है, उसमें जरूर देखेंगे। और अगर कारण मान लीजिए पैंक्रियाटिक ट्यूमर है तो पैंक्रियास हो गया, अरे समझ में। अब बाकी जो बाहरी कारण है तो उसकी बात अलग है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन इसके होने से, मान लो होने से क्या होता है, सेकेंडरी ऑर्गन्स भी प्रभावित हो जाते हैं। लक्षण क्या दिख रहा है यहाँ पे, शिथिल होना, पसीना, मिचली, सर दर्द, दैट तक क्रिएट द सिम्टम्स। ये क्या है, सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि ये प्राइमरी ऑर्गन्स हो गया, लेकिन ये सेकेंडरी ऑर्गन्स हो गया कि नहीं। सिम्टम्स जो दिखा रहे, मान लो बेहोश हो गया, मूर्छा आ गया, तो वहां इन्वॉल्वमेंट फिर आपकी नर्वस सिस्टम की हो गई, तंत्रिका तंत्र आ गया, इन्वॉल्व हो गया वहां पे।
तो ये चीजें जो हैं हम देखते हैं और उसको कैसे चिकित्सा करेंगे। अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इतना चीज समझ लीजिए, अब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो दो तरह की मैंने सिम्प्टोमेटिक रेमेडी में आपको क्या बताई कि पहला एक्सटर्नल यानी तत्काल मैनेजमेंट के लिए रोगी के लिए एक्सटर्नल, और फिर इंटरनल तुरंत उसको खिलाने के लिए। तो यहाँ पे उसको मान लो बेहोश हो गया है या ऐसी चीजें हो रही हैं, तो WE 2-4 बूथ 5 बूथ ललाट पे, फोरहेड, आ रहा है समझ में, शिथिलता, कमजोरी, पसीना होना, उल्टी हो रही हो मान लो, तो WE नाक में भी डाल सकते हैं WE को, या फोरहेड पे या ऑक्सीपिटल यहाँ पीछे अप्लीकेट कराएंगे WE। आया समझ में। और उसको तो तत्काल आपको ग्लूकोज देने की, तुरंत चीनी उसको देने की आवश्यकता होती है, यानी तुरंत चीनी उसको देंगे। हाइपोग्लाइसीमिक में सबसे फास्ट एड होता है कि तुरंत उसको शुगर देंगे। लेकिन ये इस तरह के सिम्टम्स अगर क्रिएट हो रहे हैं, जैसे मान लो सिर दर्द होने लगा, उल्टी, भारीपन हो गया, चक्कर आने लगा, बेहोश हो गया, तो WE यहाँ पे या नाक में डाल देंगे WE। आए समझ में, तुरंत रोगी को। उसके बाद यस्टेन, यहाँ पे इंटरनल में क्या यस्टेन, भारी मात्रा, ठीक, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिक है तो उसको जो है उस समय चीनी भी देते हैं या यस्टेन की गोली, इसको भारी मात्रा में खिलाते हैं यस्टेन की गोली, ठीक है। ये D4 में होती है, ये WE D4 में होती है यहाँ, आए समझ में। उसके बाद इसको उल्टी आ रहा है, निचली सिर दर्द, तो इसके लिए आप उल्टी में आप S11 दे सकते हैं, जरूरत हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं है। उसके साथ जो जो सिम्टम्स आपको दिखता है तो वो आप उसका दवाई ऐड कर सकते हैं यहाँ पे तत्काल। अब आते हैं मान लीजिए यहाँ पे उसमें ऑर्गेनिक रेमेडी और प्रिंसिपल रेमेडी। तो ऑर्गेनिक रेमेडी और प्रिंसिपल रेमेडी, तो ये अंग में आपका नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि बेहोशी, मूर्छा, फेंटिंग, इपिलिप्सी, जो भी है नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। जब ब्लड में लेवल कम हो जाएगा तो सबसे तेज ब्रेन इफेक्ट होता है, ब्रेन सबसे फास्ट इफेक्ट होता है। तो सबसे जरूरी होता है, अगर ब्रेन इफेक्ट हुआ तो तुरंत जो है बहुत समस्या क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे दवाई उसकी आपकी होती है A3, आ रहा है समझ, यानी कि ये अंग की दवाई जो हमने की, यहाँ पे अंग की क्या हो गई A3F1, यानी कि ब्लड और नर्वस सिस्टम, आए समझ में। और यस्टेन हमने दिया ही है, यस्टेन को तत्काल खिलाएंगे, मिक्सचर में भी डाल देंगे। और फिर C1, आए समझ में। और एडमिनिस्ट्रेशन में ये तो लगाएंगे भी, WE को पिलाना भी है, WE पिलाना भी है उसको। 10 से 20 बूथ 30 बूथ जो है WE पिला भी सकते हैं, उसको दे भी सकते हैं। और रोगी को फिर अगर मान लो पैंक्रियाटिक ट्यूमर है, पैंक्रियाटिक गांठ है, तो उसका हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसको जानने के लिए कैसे जानेंगे हम
अगर मान लो ट्रीटमेंट कर रहे हो, आराम हो रहा है, फिर हो रहा है, तो जरूर कोई ना कोई बात है। तो हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, मतलब जो आवश्यकता है वो करा सकते हैं। और तत्काल जानने के लिए हमको ग्लूकोज का लेवल तत्काल उसका नपवाना चाहिए। इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, तत्काल ग्लूकोज का लेवल हमें तुरंत एट द फास्ट उसका ग्लूकोज का लेवल क्या है, इसको हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। तो 3 तरह का मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट, सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, प्रिंसिपल रेमेडी और ऑर्गेनिक। यानी कि कारण अगर मान लो कि यहाँ पे हमने अंग बताया आपको कि A3 हो गया, ब्लड, नर्वस सिस्टम, यस्टेन नर्वस सिस्टम, C1 नर्वस सेल के लिए होती है किसी भी तरह की। और यहाँ पे मान लो पैंक्रियाटिक ट्यूमर है, तो कॉज के आधार पे यहाँ औषधियाँ आप ऐड कर सकते हो कि जिस कारण के आधार पे है मान लो, तो यहाँ पे औषधि आप ऐड कर सकते हैं जो जो कारण आपको, इसके अलावा कोई कारण आपको दिख रहा है। मान लो अनियमित इंसुलिन लिया है तो तत्काल हमें मैनेज करना पड़ेगा ना, फिर इंसुलिन को ठीक करना है, उसको सिस्टमेटिक करना है। भोजन के कारण हुआ है तो भोजन को ठीक करवा देना है, परिश्रम या भोजन या ऐसी अनियमितता हुई तो उसको ठीक करा देंगे, इसी दवाई ठीक हो जाएगा। आया समझ में। लेकिन अगर मान लो कि फिर भी नहीं हो रहा है तो कुछ तो कारण है, तो उसके कारण का पता लगाएंगे और यहाँ ट्रीटमेंट ऐड कर देंगे उसका। तो ये रहा आपका हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट, जो आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आसानी से हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रोपैथी में, और आसानी से रोगी आप ठीक कर सकते हैं। इस रोगी में तत्काल मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, फास्ट एड मूवमेंट। तो इस हिसाब से हम हाइपोग्लाइसेमिक का ये ट्रीटमेंट है इन द इलेक्ट्रो होम्योपैथी।